Assalamu alaikum, dear students. I hope everyone is fine. May Allah Almighty always keep you safe, happy, and healthy. हमारा टॉपिक कॉन्कर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, उसकी हमने कंडीशंस को डिस्कस किया तफसील के साथ, और आज उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर एक और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, और वो है एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट क्या होता है? अगर आप इसका लफ्जी मतलब जानना चाहें तो एंटीसीडेंट का माना है बिफोर। एंटीसीडेंट बिफोर के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रामेटिकली एंटीसीडेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा तवज्जो के साथ, एंटीसीडेंट क्या है। इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा हु, विच, दैट। ये तीन अल्फाज हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने आपके सामने लिखे हैं। हु, विच, दैट आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ a sentence and are called relative pronouns। पहली बात, ये तीन अल्फाज हु, विच और दैट जब सेंटेंस के मिडल में इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यू मस्ट नो प्रोनाउन हैज वेरियस केसेस, उनमें से एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद है ये तीन अल्फाज हु, विच और दैट, लेकिन कब? जब ये सेंटेंस के मिडल में इस्तेमाल हो। वैसे तो दे कैन कम एट एनी पोजीशन इन अ सेंटेंस। ये तीनों अल्फाज जुमले में किसी भी पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। मसलन मैंने आपसे कहा कि हु आर यू, तो इस जुमले में हु सेंटेंस के शुरू में आया है। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड जिसको हम कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि दैट इज माई कार, तो यहां दैट सेंटेंस के शुरू में आया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सेंटेंस के मिडल में अगर इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए तो इनका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई है? हु, विच, दैट आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस एंड आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। उसके आगे देखिएगा, immediately before a relative pronoun immediately before a relative pronoun there is always a noun। Immediately before a relative pronoun there is always a noun। ये relative pronouns क्योंकि सेंटेंस के मिडल में इस्तेमाल हो रहे हैं तो यकीनन इनसे पहले कुछ न कुछ अल्फाज मौजूद होंगे। अच्छा, मिडल का मतलब एब्सोल्यूट मिडल नहीं है। क्या आप सोचें कि इससे पहले और बाद में बिल्कुल बराबर अल्फाज हो सकता है कि इनसे पहले सिर्फ एक ही लफ्ज मौजूद हो या दो अल्फाज हो और इनके बाद 8-10 अल्फाज आ जाए। तो मिडल का मतलब ये है कि ये सेंटेंस में पोजीशन नंबर 1 पर नहीं होंगे, उसके बाद 2, 3, 4 किसी भी पोजीशन के ऊपर हो सकते हैं। तो जहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको नजर आएगा उससे फौरन पहले हमेशा क्या होगा? एक नाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले हमेशा एक नाउन होगा। और
this noun is called antecedent. इस नाउन का नाम ग्रामर में एंटीसीडेंट रखा गया है। तो ये है एंटीसीडेंट की डेफिनेशन। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि एंटीसीडेंट का माना क्या है। एंटीसीडेंट का माना है बिफोर, और क्योंकि ये नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है, इसीलिए इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं इसको एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं कि हु, व्हिच और दैट सेंटेंस के मिडिल में आते हैं और इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले हमेशा एक नाउन होता है और इस नाउन का नाम एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्लियर हो गया आपको। अब पॉइंट की बात है, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। द वर्ब follows the antecedent। ये है असल बात जिसको हमने याद रखना है, राइट। जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट आ जाता है बेटा, तो फिर वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता बल्कि एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। तो आपने देखा कि हम जो कॉन्कर्ड पढ़ रहे थे उसका नाम ही क्या है, उसका नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। यानी वहां वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की मुनासबत से इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब एक कंडीशन आ गई है एंटीसीडेंट के नाम से, और उसका माना यह है कि जब भी सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट आ जाएगा तो वर्ब बजाय सब्जेक्ट को फॉलो करने के एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा। यह है वो असल पॉइंट। अब जरा इसकी एक आध एग्जाम्पल देखिएगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने लिखा, सज्जाद अली सिंग और सिंग्स ब्यूटीफुली, राइट। सज्जाद अली सिंग और सिंग्स ब्यूटीफुली। नाउ यू कैन सी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सज्जाद अली है, और सज्जाद अली क्योंकि सिंगुलर है तो लिहाजा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहां कॉन्कर्ड की कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रही है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर। सज्जाद अली के साथ हमने कौन सा वर्ब चूज किया, सिंग्स हमने चूज किया। सज्जाद अली सिंग्स ब्यूटीफुली। अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा तब्दील करता हूं और मैं लिखता हूं सज्जाद अली is one of those singers who sing or sings beautifully। Sajjad Ali is one of those singers who sing or sings beautifully। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये सेंटेंस थोड़ा सा तवील हो गया, और अब इसके अंदर आपको नजर आएगा कि मैंने सेंटेंस के बीच में हु इस्तेमाल किया है। तो आपको याद आ रहा है कि हु अगर सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो तो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले मैंने बताया क्या आता है, नाउन आता है। तो सिंगर्स नाउन मौजूद है, और ये नाउन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटीसीडेंट। तो पता चला कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी है और एक एंटीसीडेंट भी है। बात समझ में आ रही है आपको। अब जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट आ गया तो वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करेगा बल्कि एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा। इफ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, एंड इफ द एंटीसीडेंट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। तो आप देख सकते हैं
कि सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या है, सिंगर्स है, और सिंगर्स क्योंकि प्लूरल है लिहाजा उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, विदाउट एस इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारा आंसर चेंज हो गया। अब हमने लिखा सिंग। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा था सिंग्स क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, और एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा है सिंग क्योंकि हम सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि एंटीसीडेंट को फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। लेकिन इसमें एक आखिरी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ग्रामर बहुत आसान होती अगर उसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस ना होते, लेकिन हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाता है जिसकी वजह से रूल चेंज हो जाता है। तो अब नोट कीजिएगा इसमें एक्सेप्शन क्या है। इसमें एक्सेप्शन है दी ओनली। दी ओनली इसके अंदर एक्सेप्शन है। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास सेंटेंस के अंदर दी ओनली आ गया है, तो दी ओनली को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और जब दी ओनली सिंगुलर है तो फिर इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहां जो वन ऑफ दो सिंगर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस वन को काट देता हूं, ठीक है, मैंने इस वन को काट दिया और इस वन की जगह पर मैंने लिख दिया दी ओनली। तो अब हमारा सेंटेंस बदल गया। पहले था कि सज्जाद अली इज वन ऑफ दो सिंगर्स, और अब आ रहा है सज्जाद अली इज दी ओनली ऑफ दो सिंगर्स। तो याद रखें कि दी ओनली सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। अगर आप दी ओनली इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसकी मुनासबत से जो वर्ब आपको चूज करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो सिंग्स होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये है बेटा एंटीसीडेंट। मैं इसको आसान अल्फाज में एक बार दोहराए देता हूं कि हु, व्हिच और दैट सेंटेंस के मिडल में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस से हमेशा फौरन पहले एक नाउन होता है और वो नाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट मौजूद हो तो फिर वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता बल्कि एंटीसीडेंट को फॉलो करता है, और अगर सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट के साथ दी ओनली का लफ्ज भी आ जाए तो फिर वर्ब दी ओनली को फॉलो करता है, और दी ओनली के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में सज्जाद अली के साथ सिंग्स आया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। एग्जाम्पल नंबर 2 में सिंगर्स के साथ हमने सिंग इस्तेमाल किया क्योंकि एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया, और उसी को हमने थोड़ा सा रीमेक किया और वन को हटा के दी ओनली लगा दिया, और जब दी ओनली लग गया तो वो सिंगुलर है लिहाजा उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गया। तो सज्जाद अली सिंग्स ब्यूटीफुली। सज्जाद अली is one of those singers who sing beautifully, and Sajjad Ali is the only of those singers who sings beautifully. तो बेटा ये एंटीसीडेंट कहलाता है, और इस एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्कर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। आपको यकीनन एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट शेयर होंगे, एमसीक्यूज बैंक में आपको इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर एक असेसमेंट टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो अच्छे तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू।